ऑटोमोबाइल की दुनिया में अगर टोयोटा को जापानी सूमो बोला जाए तो ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर टोयोटा को ऑटोमोबाइल जाइंट कहा जाता है। जब कार के मॉडल और फीचर्स की बात आती है तो टोयोटा के पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर टोयोटा की पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री देखें तो टोयोटा अब इंडियन मार्केट में नए मॉडल लॉन्च करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी मार्केट में टोयोटा की काफी सारी कार्स घूम रही है जिनको देखने में वो एग्जैक्ट मारुति की कार्स की तरह ही दिखती है। अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या टोयोटा अपने कस्टमर्स को गुमराह कर रही है या फिर गवर्नमेंट से बचने के लिए टोयोटा की कोई स्ट्रेटेजी है? ये सारी बातें मैं आपको एकदम इजी वे में समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस सब की शुरुआत हुई थी टोयोटा के ग्लेंजा मॉडल के साथ, जो दिखने में एकदम हूबहू मारुति की बलेनो जैसी है और जिसके फीचर्स, माइलेज, इंजन सब कुछ सेम टू सेम बलेनो जैसा है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। टोयोटा ने फिर से मारुति की ब्रेजा को अर्बन क्रूजर बनाकर बेचा। तो आखिर क्या रीजन है कि टोयोटा मारुति की गाड़ियों में अपने बैज लगा के बेच रहा है? इसके पीछे काफी सारे रीजन है, लेकिन मैं आपको 3 मेन रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला रीजन है लो बजट सेगमेंट। टोयोटा अपनी एक्सपेंसिव कार्स के लिए फेमस है, लेकिन इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए टोयोटा ने एक लो बजट कार लॉन्च की जिसका नाम था इटियोस लीवा। और शुरुआती दिनों में लॉन्च के बाद कार की सेल्स अच्छी थी, लेकिन समय बीतता गया और कार्स की सेल डाउन होती गई। और इसके पीछे टोयोटा की कुछ गलतियां जिम्मेदार है। लुक वाइज ये कार बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, इसलिए कस्टमर्स को ये कार काफी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई। और इस कार का इंटीरियर भी काफी ज्यादा सिंपल था। और उससे बड़ी प्रॉब्लम थी इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि एकदम बीचों बीच था, तो कस्टमर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन हम अगर इसका ब्राइट साइड देखें तो लॉन्ग ड्राइव में जाने वालों के लिए कार एकदम कंफर्टेबल है। और साथ ही इस मॉडल का माइलेज काफी ज्यादा अच्छा था। और टोयोटा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यहीं से शुरू हुई कि इतना अच्छा माइलेज होने के कारण टैक्सी ड्राइवर्स की ये फेवरेट कार बनने लगी। इसके अलावा इस इंजन की रिलायबिलिटी, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट और टोयोटा की फास्ट सर्विस की वजह से टैक्सी ड्राइवर के लिए किसी सोने के खजाने से कम नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि अगर टैक्सी कोटे में ये कार इतनी ज्यादा फेमस हो रही थी तो लोग इसको खरीदना ही नहीं चाहेंगे, जिनके लिए कार उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। और यही रीजन था कि टोयोटा की इस कार की सेल्स धीरे धीरे डाउन होती चली गई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। साल 2020 में फोर्ड ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी विल नॉट लीव इंडिया एंड वी विल ऑल्सो नॉट स्केल अप। इसका मतलब है हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे पर हम कुछ प्रोग्रेसिव करेंगे भी नहीं। और इसका कारण था हाई टैक्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने गाड़ियों पर लगाए थे। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी कोई भी कार हो, अगर उसका इंजन 1200 सीसी से कम है और उसकी लंबाई 4 मीटर से कम है तो पब्लिक को 28% टैक्स देना ही होगा। और अगर आपकी कार 1200 सीसी से ज्यादा है और उसकी लंबाई 4 मीटर से अधिक है तो आपको 28% जीएसटी के साथ 22% कंपनसेशन सेस भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कार की ओवरऑल प्राइस 150 गुना बढ़ जाती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी कार 10 लाख की है तो उसमें 28% जीएसटी और 22% कंपनसेशन सेस मिला दे तो वो कार 15 लाख की हो जाएगी। और ऐसे में इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो उनकी नॉर्मली कार 1200 सीसी से ज्यादा और 4 मीटर से लंबी होती थी, तो उनको टैक्स ही इतना देना पड़ता था कि पब्लिक अफोर्ड ही नहीं कर पाती। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की, जो कि बिजनेस पर्पस से भी सही था। पूरी दुनिया में ऐसी काफी सारी कार कंपनीज हैं जो लॉस से बचने के लिए या तो टाई अप कर लेती है या फिर अपनी ब्रांड को मर्ज कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि दोनों कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एकदम कम हो जाती है। साथ ही टाई अप की वजह से दोनों कंपनीज को अपनी टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ शेयर करनी होती है और इसी वजह से दोनों कंपनीज को नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का एफर्ट एकदम कम लगाना पड़ता है। उनका टाइम बहुत ज्यादा बचता है और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए उनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता। और टोयोटा ने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई। टोयोटा ने अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मारुति सुजुकी के साथ शेयर की और एक्सचेंज में मारुति के जो हॉट सेलिंग मॉडल्स थे
उनको अपने लोगों के साथ रीबैच करवा लिया। अब सवाल ये आता है कि इस रीबैच के साथ क्या कस्टमर को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? अब इस सिचुएशन को आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए मैंने आपको एक आईफोन गिफ्ट किया, पर जैसे ही आपने उसको अनबॉक्स किया तो अंदर से सैमसंग निकला। बस ऐसी ही सेम हालत टोयोटा के कस्टमर्स के साथ थी। इस रीबैजिंग की वजह से इस कार के प्राइस ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के प्राइस से भी ज्यादा हो गए थे। मारुति सुजुकी बलेनो का प्राइस 6,56,000 से लेकर 9,83,000 तक था। वहीं दूसरी तरफ टोयोटा ग्लेंजा का प्राइस 6,62,000 से लेकर 9,92,000 तक थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी, कस्टमर्स को हाई प्राइस देने के बाद भी सेम इंजन परफॉर्मेंस, सेम फ्यूल एफिशिएंसी और सेम फीचर्स ही मिल रहे थे टोयोटा की कार खरीदने के लिए। और मारुति की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो हमको पता ही है। अब जरा सोचिए कि इन फीचर्स और सेफ्टी क्वालिटीज के साथ अगर मारुति टोयोटा के लिए कार बनाएगी तो उसके बदले कस्टमर को क्या मिलेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।